ओके, ज्यूरिस्प्रूडेंस, यस। कौन सा चैप्टर पढ़ना है हम लोग को? कॉन्स्टिट्यूशन। सुना है इसके बारे में पहले? कभी पढ़ा है पहले इसके बारे में? यस, आई थिंक CS8 के सिलेबस में इट वाज देयर कॉन्स्टिट्यूशन, और थोड़ा नहीं काफी कुछ पढ़ा होना चाहिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ओके, सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन कब सुना था आपने वर्ड? हिस्ट्री सिविक्स, एब्सोल्युटली। जब आप छोटे थे तो आपका एक सब्जेक्ट हुआ करता था हिस्ट्री, और उसकी एक बहन थी, है ना, सिविक्स। वहां आपने सुना था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लेकिन तब आपने कुछ खास ध्यान दिया नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। यस, और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। देखिए, घूम के आ गया वापस। अभी भी ध्यान नहीं देंगे? अब देंगे ना, कोई चॉइस नहीं है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से कवर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए, हम लोग लॉ की बात करते हैं, जितना भी हम लोग कंपनी लॉ पढ़े, टैक्स आप पढ़ रहे हो, ये सारे लॉ है, लेकिन इन सारे लॉ का ओरिजिन कहां से हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली 3 तरीके की पावर्स दी गई हैं: एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर एंड लेजिस्लेटिव पावर। सुना है इसके बारे में आपने? एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है उसके जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिस तरह से वो फंक्शन करती है। आपने देखा है हमारी गवर्नमेंट में अलग अलग मिनिस्ट्रीज होते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, जिससे ये लोग काम करते हैं, ये पूरा इनका एग्जीक्यूटिव है। जुडिशरी वर्ड का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड जुडिशरी? जुडिशियल, जज, कोर्ट्स। ये भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी हुई है कि जब भी हमारी कंट्री में कुछ गलत काम होगा तो हम कंप्लेन करने किसके पास जाएंगे? कोर्ट के पास। कौन कौन से कोर्ट है हमारी कंट्री में? क्या सुना है आपने? बताइए, कौन से कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट्स जो होते हैं। अच्छा, कंपनीज के लिए कौन सा कोर्ट बनाया गया है? NCLT। क्या होता है NCLT? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, राइट। एंड द थर्ड पावर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब हुआ लॉ बनाने की पावर। लॉ मैंडेटरी होता है, हम सबको फॉलो करना होता है, बट इफ आई आस्क यू व्हाई शुड बी फॉलो लॉ, हम लॉ क्यों फॉलो करें? कोई आंसर है इसका? लॉ क्यों फॉलो, आप लॉ क्यों फॉलो करते हो? आपको ये पता है कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, या जितने भी लॉ हैं आपको फॉलो करने हैं, बट व्हाई? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमको लॉ फॉलो करना है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, लिखा किसने? डू यू नो? ये पता है सबको? पक्का? ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बड़ी ही फेमस लाइन है जो आपने सुनी भी होगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है हमारे लिए। यस, मेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के लिए है, लोगों ने बनाया है अपने लिए। कोई और हमारे लिए कोई रूल बनाता, हमने आज आपके लिए एक रूल बना दिया कि CS एग्जीक्यूटिव में आपको रोज 8 आवर्स की पढ़ाई करनी है, आप नहीं फॉलो करेंगे। आप कहीं नहीं, 8 आवर्स तो होते ही नहीं है दिन में, कहाँ 8 घंटे पढ़ाई कर लेंगे, है ना। तो 8 आवर्स की आप पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ भी लिख दिया जाएगा तो आप उसको फॉलो करेंगे। मेरा बनाया हुआ लॉ आप फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने अपने लिए कोई लॉ बनाया है तो आप उसे जरूर फॉलो करेंगे, और इसीलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। कब लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद है? कब फोर्स में आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जनवरी या 15 अगस्त? क्या फर्क है 15 अगस्त में और 26 जनवरी में? मैम, 15 अगस्त में स्कूल में लड्डू मिलते थे, 26 जनवरी में चॉकलेट से काम चला देते थे, ये फर्क है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन? अच्छा, 15 अगस्त कौन सा होता है? इंडिपेंडेंस की रिपब्लिक। सच बताओ, इसमें कंफ्यूजन होती है ना? हाँ, जब आपका कोई छोटा भाई बहन कभी अचानक से ये पूछ ले तो आप मन ही मन एकदम कांप उठते हैं कि कहीं गलत ना बता दें, है ना। 15 अगस्त और अच्छा ये बताओ 15 अगस्त में किसकी स्पीच होती है और 26 जनवरी को किसकी स्पीच होती है? मैम, हम लोग दोनों नहीं सुनते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बोले ना, हम 15 अगस्त की सुनते हैं ना हम 26 जनवरी की सुनते हैं। वैसे कुछ स्पेसिफिक बता सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर की कब होती है? 15 अगस्त। यस, दैट इज द इंडिपेंडेंस डे, राइट।
और 26 जनवरी को प्रेसिडेंट। जब आर्म्ड फोर्सेस, अगर कभी आप देखो वो जो एक हाँ परेड जो आती है डीडी नेशनल पे, अगर कभी आपने देखा हो, डीडी नेशनल एक चैनल है, आपको पता है? अच्छा पता है, क्या बात है। सो बेसिकली अगर आप उसमें देखें तो उसमें पूरा यू विल गेट टू नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है, 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। तो ये जितनी भी चीजें हैं, लॉ हमारे यहाँ का, जुडिशरी सिस्टम, ये सब अराइज होता है कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको दी है वो है फंडामेंटल राइट्स। हैव यू हर्ड अबाउट फंडामेंटल राइट्स? अच्छा, फंडामेंटल राइट्स के साथ एक और शब्द आता है साथ में, बताओ क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सुना है? फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। यही सारी चीजें जो अभी तक आपने सिर्फ सुनी है, इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। एंड एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, वैसे भी हमने आपको बताया हुआ है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट आपको अपने एग्रीगेट के लिए रखना है, तो आपको स्टार्टिंग से लेके चलना पड़ेगा दैट यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 70 to 80 इन द सब्जेक्ट ऑफ ज्यूरिस। और कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको पता है जब ओल्ड सिलेबस हुआ करता था, आपका सिलेबस तो काफी नया हो गया, ओल्ड सिलेबस में 30 मार्क्स का ये चैप्टर था, सिर्फ 30 नंबर का ये चैप्टर था, ओनली दिस चैप्टर कंप्राइजिंग ऑफ 30 मार्क्स। तो अब आप उस हिसाब से समझ सकते हो कि इंस्टीट्यूट की नजरों में इस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है, राइट? सो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, काफी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने पढ़ी भी हुई होंगी। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, कब आया कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जनवरी 1950। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कंटेनिंग 395 आर्टिकल्स। जैसे लॉ में सेक्शंस होते हैं, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? आर्टिकल्स। Apart from dealing with the structure of the government, the Constitution makes detailed provisions for rights of citizens and other persons in a number of entrenched provisions, and for the principles to be followed by the state in the governance of the country, labeled as directive principles. सबसे पहले तो इन दो शब्दों के बीच में डिफरेंस समझिए, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अभी तक आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो पता है कि वो अधिकार जो यहाँ के लोगों को दिए जाते हैं उनको हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। जैसे कौन कौन से अधिकार होते हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब फंडामेंटल राइट्स है। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं ये अंडरस्टैंड करिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल गाइडलाइंस होती हैं गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए। जब कोई सरकार चूज होके आती है तो उनको एक गाइडलाइंस दी जाती है, रिकमेंडेशन दिया जाता है कि आप कंट्री इस तरह से चलाइए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्ट कर रहे हैं, किसको डायरेक्ट कर रहे हैं? गवर्नमेंट को, कि आपको कंट्री कैसे चलानी चाहिए। और जब वो रिकमेंडेशन है तो खुद सोच के देखिए उसका नेचर क्या है, क्या वो मैंडेटरी है फॉलो करना? नो। रिकमेंडेशन का मतलब क्या हो? फॉर एग्जाम्पल हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको रोज 8 घंटे पढ़ाई करनी है, इसका मतलब क्या? ये मैंडेटरी हो गया? नो। लेकिन अगर हमने आपसे कहा कि आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है और अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो आपको सीएस से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, सब डर गए? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ओके, सो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग मैंडेटरी एंड रिकमेंडेटरी। फंडामेंटल राइट्स मैंडेटरी होते हैं, हम सबके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, और अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने जाएंगे तो हमारे पास अधिकार है कि हम कोर्ट के पास जा सकते हैं। दिस इज व्हाट इज नोन एज द नेचर। नेचर क्या है? मैंडेटरी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल सरकार को सिर्फ एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई आप कंट्री इस तरह से चलाइए। तो अगर हम बेसिक डिफरेंस दोनों में समझे, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? मैंडेटरी, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? रिकमेंडेटरी। देखिए लिखा है, कह रहे हैं एंड अदर पर्संस इन द नंबर ऑफ प्रोविजंस फॉर द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय अ स्टेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कह रहे हैं कंट्री को चलाने के लिए हमारे स्टेट, स्टेट का मतलब हो गया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं उनको क्या कहा जाता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वैसे अभी ये डिटेल में आगे कवर होगा कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं। ऑल द पब्लिक अथॉरिटीज, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, जुडिशियल हो, derive their powers directly or indirectly from the constitution। ये लाइन देखिए कितनी अच्छी है, कह रहे चाहे लेजिस्लेटिव पावर हो,
चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, चाहे जुडिशियल पावर हो, ये सब लोग पावर किससे ले रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये पावर कहां से आ रही है? लाइन पढ़िए, लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपल। इसलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। जितनी भी अथॉरिटी, हम आपसे कहें आप सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंड बात क्यों मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस का डिसीजन दिया, हाई कोर्ट ने किसी केस का डिसीजन दिया, हम क्यों मान लेते हैं उस डिसीजन को? क्योंकि हाई कोर्ट को वो पावर किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। और कॉन्स्टिट्यूशन को वो पावर किसने दी है? हम लोगों ने। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री रिफ्लेक्ट्स द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ अ नेशन। आगे देखिए, प्रियम्बल पे आइए, प्रियम्बल को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रियम्बल? आप लोगों ने बुक्स में प्रीफेस देखा है? प्रीफेस क्या होता है? बुक की स्टार्टिंग में देखिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है विच टेल्स अबाउट व्हाट इज देयर इन द बुक। बिल्कुल वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक प्रियम्बल है। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन sets out the aim and aspirations of the people of India. It is a part of the constitution. Important mark करिए यहाँ से, the preamble declares India to be, very important. ये सारे words आप लोगों ने सुने हैं, इनके मतलब सुने हैं कभी? ये word sovereign, socialist, secular, democratic and republic, सुने हैं ना ये सारे words? What do we mean by the word sovereign? इंडिपेंडेंट, ओके, यानी हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट है। सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ? सोशलिस्ट मींस फॉर द सोसाइटी, यानी वेलफेयर। हमारी कंट्री का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो सबसे बड़ा मोटिव है वो क्या है? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। लिखते जाइएगा मीनिंग। सोवरेन का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट, सोशलिस्ट का मतलब हो गया वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड सेक्युलर? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारी कंट्री में किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का फ्रीडम है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्युलर। ओके, डन? यहां तक हो गया? 3 वर्ड्स हो गए हमारे प्रियम्बल के। कौन कौन से? सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। सोवरेन का मतलब क्या था? इंडिपेंडेंट। सेक्युलर का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, एंड नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। ये वर्ड बहुत सुना है आपने, डेमोक्रेसी, है ना? न्यूज में या कुछ भी होता है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी वर्ड बहुत सुना है। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी का मतलब हमारे यहाँ के लोगों को अधिकार है चूज करने का। गवर्नमेंट भी चूज कर सकते हैं हम, हमारे पास फ्रीडम है। दैट राइट इज नोन एज डेमोक्रेसी। तो देखिए, डेमोक्रेसी है एंड रिपब्लिक। Who is the first person of our country? President. ओके, तो बेसिकली हमारी कंट्री को एक बंदा रिप्रेजेंट करता है, और वो फर्स्ट पर्सन जो रिप्रेजेंट करता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। रिपब्लिक एंड सिक्योर्स टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। व्हाट इज फ्रैटर्निटी? ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का मतलब समझे क्या हुआ? भाईचारा। यस। Okay, the polity assured to the people of India by the Constitution is described in the preamble as sovereign, socialist, secular, democratic and republic. अब देखिए उन्हीं सबके मीनिंग समझाए हुए हैं उन्होंने। The expression sovereign signifies that republic is externally and internally sovereign. Sovereignty in the strict and narrowest sense of the term implies इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल। तो बेसिकली सोवरेनिटी का मतलब क्या हो गया? इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट कह रहे हैं लीगल सोवरेनिटी इज वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया। ये लाइन जरा देखिए क्या लिखी है? लीगल सोवरेनिटी इज वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। सबसे पहली चीज तो जब हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और जब हम लोग बोलेंगे यूनियन, यूनियन का मतलब हम लोग बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, राइट? ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंस है हमारे पास। तो एक बात बताइए, इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं क्या? इंडिपेंडेंस और फ्रीडम का मतलब कुछ भी कर सकते हैं? बम फोड़ सकते हैं। आज मन कर रहा है, दिवाली में परमिशन नहीं मिली ना, तो आज बहुत मन कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है ऐसे गली से निकले और सबके ऐसे 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 बम डालते जाए। नहीं, कर लेते हैं। और क्या? आई हैव अ फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, फंडामेंटल राइट है मेरा फ्रीडम। आपको पता है मेरा फंडामेंटल राइट है, और अगर आपने हमको बम फोड़ने की परमिशन नहीं दी तो हम कोर्ट चले जाएंगे। कर सकते हैं ऐसा?
हमारे पास इंडिपेंडेंस तो है, लेकिन हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे दूसरों के वेलफेयर में प्रॉब्लम हो रही हो। देखो, दो वर्ड लिखे हैं, लीगल सोवरेनिटी एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी। पॉलिटिकल सोवरेनिटी मतलब पूरे स्टेट के लिए, पूरी कंट्री के लिए अच्छाई सोचना, बुराई सोचना किसका काम है? गवर्नमेंट का। हमारे लिए इंडिविजुअली अच्छाई और बुराई सोचने का काम हमारे पास है। तो ये कह रहे लीगल इंडिपेंडेंस लोगों के पास है, लेकिन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस कंट्री में क्या होना है, स्टेट में क्या होना है, ये किसके पास होगी? गवर्नमेंट के पास। द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी इज इलस्ट्रेटेड बाय प्रोविजंस कन्फरिंग। कह रहे हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? कन्फरिंग ऑन द एडल्ट सिटीजंस राइट टू वोट। तो राइट टू वोट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये हम लोग प्रियम्बल की बात कर रहे थे, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है। आप जरा बहुत ध्यान से समझिए, जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कर लिया इंपॉर्टेंट मार्क सबने? ओके, दो वर्ड्स होते हैं, फेडरल एंड यूनिटरी। ओके, फेडरल का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, और यूनिटरी का मतलब होता है सिंगल पावर। तो जरा आप लोग हमको ये बताइए, हमारी कंट्री में फेडरलिज्म है कि यूनिटरी स्ट्रक्चर है? फेडरलिज्म है। क्यों फेडरलिज्म है? क्योंकि हमारे यहाँ दो गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, राइट? अच्छा, एनीवन फॉर यूनिटरी? किसी को ऐसा लगता नहीं हमारी कंट्री में यूनिटरी है? अच्छा, एक बात बताइए, हमारी कंट्री में आर्मी है, स्टेट की है कि सेंट्रल की? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कानपुर में कुछ होता है तो क्या यूपी की आर्मी आएगी? कैसे होते हैं यूपी के आर्मी वाले? हाँ, यूपी की नेवी, सुना है ऐसा कुछ? तो ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये सेंट्रल की होती है कि स्टेट्स की? अच्छा, पुलिस सेंट्रल की होती है कि स्टेट की? स्टेट वाइज, पक्का? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं, आपने कहा एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, तो एक बात बताओ, स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट कह रही है हम अपने आप को इंडिया से अलग ही कर ले रहे हैं, कर सकती है? क्यों? अभी आपने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, दोनों अलग अलग हैं, अपना अलग अलग काम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आपको पता है कुछ टाइम पहले एक चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, वो ये चाहते थे, मतलब काफी साल पहले की बात बता रहे, वो ये चाहते थे कि यूपी को अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड कर दिया जाए। मतलब दे वांटेड कि हम यूपी को अलग अलग स्टेट्स बना दें। हो पाया है ऐसा? क्यों? चीफ मिनिस्टर थे, कर सकते थे। बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है हमारी कंट्री में कि यूनिटरी स्ट्रक्चर है? ओके, एक आंसर आया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, लेकिन कुछ यूनिटरी फीचर्स भी है। देखिए, हम लोग अगर बात करते हैं फेडरलिज्म की, तो हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो है। हमारे यहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट के कामों में सेंट्रल इंटरफेयर नहीं करता, और सेंट्रल के कामों में स्टेट इंटरफेयर नहीं करता। ये साफ साफ बता रहा है कि हमारी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसकी कंट्रोलिंग यूनिटरी है। यूनिटरी का मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं होता, और कंट्रोलिंग सिर्फ और सिर्फ किसके पास से होती है? सेंट्रल। तो अगर हम दोनों चीजों को क्लब कर दे, तो हमारा जो अल्टीमेट आंसर होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कॉजी फेडरल एक वर्ड होता है। कॉजी का मतलब होता है पार्शियल, पार्शियली फेडरल। हम फेडरल भी हैं, हम यूनिटरी भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो टॉपिक लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल बट विद सर्टेन यूनिटरी फीचर्स। ये इसमें क्या बताएंगे, पहले ये सुन लीजिए क्या बताएंगे। ये सबसे पहले आपको बताएंगे कि फेडरल क्या होता है, और फिर ये इंडिया को कंपेयर करेंगे कि इंडिया फेडरल है कि नहीं। फिर ये बताएंगे यूनिटरी क्या होता है, और फिर यूनिटरी को कंपेयर करेंगे। एंड रिजल्ट आपको पता है, बताइए आंसर क्या आने वाला है, कि इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है? कॉजी फेडरल। ठीक है, ये यही लाइन कमेंट में आ जाती है एग्जाम में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल विद सर्टेन यूनिटरी फीचर्स, कमेंट। तो क्या कमेंट करेंगे? ट्रू, यही लिखेंगे बस, ट्रू सही है? नो,
कमेंट में आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि इंडिया का स्ट्रक्चर क्यों फेडरल है और क्यों यूनिटरी है। ओके, चलिए सबसे पहले आपको एक केस दिखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इस केस को। द मेजॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। देखिए ये केस लॉज होते हैं, केस का नाम केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब ये पूरा नाम है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AIR 1973 SC 1461। तो जब केस लॉ इंपॉर्टेंट या याद करने की बात करते हैं तो बच्चों का एक डाउट ये आता है कि क्या ये कहाँ तक याद करना है, बहुत लंबा है ये। तो आप सिर्फ यहाँ तक कर लोगे तो भी सफिशिएंट है, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। अगर कभी आप भूल जाते हैं कि आगे क्या था और आपको सिर्फ इतना याद रहता है कि केस वाज केशवानंदा भारती, ये मैं आपको एग्जाम के लिए बता रही हूँ कैसे लिखना है। इवन इफ यू रिमेंबर दिस मच यू कैन राइट दिस मच इन द फेमस केस ऑफ केशवानंदा भारती, इतना भी चल जाता है। आपको समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आया, यही क्वेश्चन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल, कमेंट। अब आपको ये याद आया कि हाँ इसमें केस लॉ था बहुत इंपॉर्टेंट एंड आई कैन यूज दैट केस लॉ इन माय आंसर। ऑब्वियसली आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर आप केस लॉ का नाम लिखोगे तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, बेटर मिलेंगे, ठीक है। अब पहला चीज ये हो गया कि आपको अच्छे से नाम याद था, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला पूरा लिख दिया। दूसरा, आप आगे का भूल गए, आपको बस इतना याद था केशवानंदा भारती, यू कैन इवन राइट दैट, ठीक है, इन द फेमस केस ऑफ केशवानंदा भारती, राइट। लेकिन अब आपने कहा के से कुछ था, ऐसे ही यही ऑप्शन होता है आपके साथ, कुछ के से था तो आपने लिख दिया के डैश 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 इन द फेमस केस ऑफ के डैश डैश डैश। ये मत करिएगा, गलत केस लो और गलत सेक्शन मत लिखिएगा। इट इज बेटर नॉट टू राइट rather than writing wrong, ठीक है, ये मत करिएगा। और ये अगर के वाला आपने करा ना, के डैश डैश के से कुछ था, ठीक है, ये अगर आपने किया तो आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि हम भूल गए हैं, ये तो साफ साफ आप बता रहे हो कुछ था हम भूल गए हैं फिलहाल, तो डोंट डू दैट। ओके, सिर्फ इतना याद रहे तो वेल एंड गुड, नहीं तो मत लिखिएगा। चलो देखो, कह रहे हैं द मेजॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन केशवानंदा भारती वर ऑफ द व्यू दैट फेडरल फीचर्स फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं केशवानंदा भारती केस में ये डिसाइड हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, फेडरल। However, there is some controversy as to whether the Indian constitution establishes a federal system or it stipulates a unitary form of government with some basic federal feature. कह रहे हैं केशवानंदा भारती केस में तो ये डिसाइड हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है, फेडरल। लेकिन फिर भी ये कंट्रोवर्सी अराइज हुई कि पूरी तरह से फेडरल है कि कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं। क्या कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन, क्वाजी फेडरल। ओके, thus to decide whether our constitution is federal, unitary or quasi federal, it would be better to have a look at the contents of the constitution। तो हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये डिसाइड करने वाले हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्वाजी फेडरल है, फेडरल है कि यूनिटरी है। ओके, The essential features of federal polity of system are, very important, मार्क करो, यहां पर अब बता रहे हैं फेडरलिज्म में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में क्या होता है। एक एक फीचर हम लोग पढ़ेंगे और आपको ये बताना है ये फीचर हमारी कंट्री में एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। हम लोग इंडिया के फीचर्स पढ़ने वाले हैं कि फेडरल सिस्टम के, फेडरल सिस्टम के, और इसको हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, इंडिया से, ठीक है। देखिए कह रहे हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम आर डुअल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म का पहला फीचर होता है डुअल गवर्नमेंट। बताइए हमारी कंट्री में डुअल गवर्नमेंट है कि नहीं, यस। कौन सी दो गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। बताइए हमारी कंट्री में ये जो दो गवर्नमेंट है इनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसी एक ही के पास सारी पावर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आया, हम लोग पढ़ रहे हैं कि फेडरलिज्म के क्या फीचर्स हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बचपन में आपने सुना होगा, बहुत सारी चीजों को कंपेयर किया जाता है वेदर इट इज अ साइंस और एन आर्ट। देखा है, मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, स्टैट्स में भी पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन हर जगह होता है। सबका आंसर क्या होता था, है ना, बाकी कुछ नहीं पता ना आपको, बस यही पता है ये क्वेश्चन होता था और आंसर ये निकलेगा कि इट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पर,
आंसर आपको पता है क्या निकलना है, क्वाजी फेडरल। फेडरल भी है, यूनिटरी भी है। हम लोग सबसे पहले ये देख रहे हैं फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है, ठीक है, और फिर हम लोग उसको कंपेयर करेंगे कि इंडिया के फीचर्स क्या है। फेडरलिज्म का पहला फीचर क्या है? अच्छा, इतनी देर में किसको ये नहीं समझ में आ रहा, बाकी सब कुछ ठीक है, फेडरल का मतलब क्या है ये सबको समझ आ गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। फेडरलिज्म का पहला फीचर कौन सा था? डुअल गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में डुअल गवर्नमेंट है, यस, सेंट्रल लेवल पर एक गवर्नमेंट है और स्टेट है। सेकेंड फीचर था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, दोनों गवर्नमेंट के पास अपनी अपनी अलग पावर्स। थर्ड, सारी गवर्नमेंट्स के ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी लॉ हो, कोई भी कोर्ट हो, हमारी कंट्री में जो सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कहा गया है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कह रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर में दो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, दोनों गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होता है, लेकिन सबके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बताइए ये थर्ड फीचर इंडिया में है कि नहीं है? यस, ये थर्ड फीचर भी इंडिया में है। फोर्थ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अच्छा, ये बताइए हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर? बताइए, मेरा क्वेश्चन ये है, हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट फिर आपके हिसाब से सेंट्रल है ना? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके अंडर आते हैं? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं? अच्छा, हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता तो आपको नहीं लगता जब जब सरकार चेंज होती है तो हाई कोर्ट भी चेंज हो जाना चाहिए? नहीं? जज किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है? नहीं, अभी आपने बोला, ऐसे कैसे? हाँ बताइए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं? या अच्छा, सरकार कितने कितने साल में चेंज होती है ये पता है ना सबको? तो उस हिसाब से तो जैसे ही सरकार चेंज हुई वैसे ही जज को उठा के निकाल दो, जब दूसरी सरकार आ गई नया जज आएगा। ऐसा होता है कि उनका अपना रिटायरमेंट पीरियड होता है, टेन्योर होता है। इससे क्या समझ में आ रहा है? हमारी कंट्री की जुडिशरी किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती है, और इसी को कहा जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमारी कंट्री का जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आएगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहे हैं फेडरलिज्म में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है। हमारी कंट्री में बताइए रिटन है कि ओरल है? रिटन है ऑब्वियसली। एंड अच्छा, एक बात बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस को चेंज किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, कैसे? व्हाइटनर लगा के? बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन किताब है, एक प्रोविजन आपको अच्छा नहीं लगा, समझ नहीं आ रहा था, आपने बहुत कोशिश की समझ में आ जाए, नहीं समझ आया, आपने व्हाइटनर लगा दिया, हटा दिया, पन्ना ही हटा दिया। कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा लॉ में कैसे अमेंडमेंट होती है? चलो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो लॉ भी डिस्कस कर ले। कंपनीज एक्ट का एक प्रोविजन नहीं समझ आया आपको, व्हाइटनर बॉटल लेके बैठे हैं आप, जो नहीं समझ में आएगा हटा देंगे। हाउ डू वी चेंज द लॉ? अच्छा, कैन वी चेंज द लॉ? आपको पता है लॉ में अमेंडमेंट लाने के लिए भी लॉ लाना पड़ता है, एक्ट को चेंज करने के लिए भी एक्ट लाना पड़ता है। तभी आपने सुना होगा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, अगर कहीं सुना हो तो। किसी भी एक्ट को चेंज करने के लिए, प्रोविजन को चेंज करने के लिए भी लॉ लाना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का भी एक बहुत रिजिड प्रोसीजर है, बहुत बड़ा प्रोसीजर है। आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को चेंज नहीं किया जा सकता। देखो लिखा है, एंड अ रिजिड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे फीचर्स इंडिया के हैं कि फेडरलिज्म के हैं? फेडरलिज्म। लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि ये सारे फीचर्स इंडिया में भी हैं, और क्योंकि ये सारे फीचर्स इंडिया में भी हैं, इससे क्या प्रूव होता है कि बेसिकली इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? फेडरल। लेकिन क्या हम पूरी तरह से फेडरल हैं? नो, हम पूरी तरह से फेडरल नहीं है, हमारे यहाँ कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं। तो जरा जल्दी से बताइए फेडरलिज्म के कौन कौन से फीचर्स हो गए? सबसे पहला कौन सा था? डुअल गवर्नमेंट। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। थर्ड, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ, फिफ्थ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सिक्स्थ,
रिजिड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे अब ऐसे आंसर देना इज प्रिटी सिंपल ना, भूलने का कोई चांस ही नहीं है ना। एक बार इधर देखा फिर इधर बताया, फिर इधर देखा फिर इधर बताया, एकदम फटाफट काम चल रहा है। चलो, पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन possess all the aforesaid essential। कह रहे हैं हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये सारे फीचर्स हैं और इसीलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं। अब देखो इन्होंने कंपेयर किया है, जो हम लोग कंपेयर करके चल रहे थे, जरा देखिए इन्होंने खुद कंपेयर किया है। सबसे पहला पॉइंट क्या था, डुअल गवर्नमेंट। इन इंडिया देयर आर गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, यूनियन एंड स्टेट। मैंने आपको बताया पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम लोग यूनियन की बात करेंगे, हम लोग किसकी बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ओके, सेकेंड फीचर बताइए कौन सा था फेडरलिज्म का, distribution of power. Power to make laws has been suitably distributed among them by way of various lists. What is this list? सुना है कभी, बचपन में सुना होगा शायद। हमारी कंट्री में 3 तरीके की लिस्ट हैं, कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये लिस्ट का मतलब ये हुआ कि इनके अंदर जो जो आइटम्स हैं उस पे लॉ बनाने का अधिकार उसी गवर्नमेंट के पास है। फॉर एग्जाम्पल यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट के अंदर जितने मैटर्स लिखे हैं उन मैटर पे लॉ बनाने का अधिकार बताओ किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट लिस्ट में जितने आइटम्स लिखे हैं उसमें लॉ बनाने का अधिकार किसके पास होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। कॉन्करेंट में दोनों के पास। तो ये कह रहे हैं हमारी कंट्री में भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का बेस्ट एग्जांपल ये है कि हमारी कंट्री में 3 लिस्ट बनाई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। सी, बोथ यूनियन एंड स्टेट विल हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। बताओ ये कौन सा फीचर था, बताइए फेडरलिज्म का ये कौन सा फीचर था, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सबको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना मैंडेटरी है। डी पॉइंट, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। क्या था ये पॉइंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एंड ई पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम and if it is to be amended it is possible only by following the procedure explained in the constitution itself। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर कहाँ दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इजी प्रोसीजर है कि रिजिड प्रोसीजर है, रिजिड बहुत बड़ा प्रोसीजर है। इन सारे पॉइंट से क्या बात प्रूफ होती है कि इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है, फेडरल। कौन से केस में ये कहा गया था कि इंडिया का स्ट्रक्चर फेडरल है, केशवानंदा भारती वर्सेस, अभी तो फिलहाल पूरा ही याद करो, ठीक है, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है कि यूनिटरी है, क्वाजी फेडरल है। फेडरलिज्म के फीचर्स कौन कौन से होते थे, फर्स्ट अभी हम फर्स्ट पे हैं, फर्स्ट डुअल का। अच्छा आप सोच रहे हैं ना निपटाओ खत्म करो, है ना, आखिरी क्लास वैसे भी, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, तो पहला क्या था, डुअल गवर्नमेंट, सेकेंड, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देन फिफ्थ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिक्स्थ रिजिड प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर, कह रहे हैं ऊपर सारे पॉइंट्स को देख के ये क्लियर है that Indian constitution is basically has federal feature, but the Indian constitution does not establish to coordinate independent government। क्या दोनों गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है, क्या स्टेट गवर्नमेंट कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशंस नहीं लेता, क्या हमारी कंट्री में सेंट्रल और स्टेट आपस में एकदम ऑपोजिट है, नो। बहुत सारे ऐसे मैटर्स, जैसे एक एग्जांपल हमने आपको दिया, अगर स्टेट में डिफेंस फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, आर्म्ड फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, तो स्टेट गवर्नमेंट को किससे पूछना पड़ता है, सेंट्रल से। बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट विल नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो हैं स्टेट के, लेकिन उस पे लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल। और इससे ये प्रूव होता है कि हमारी दोनों गवर्नमेंट्स क्या है, कोऑर्डिनेट है। और अगर कोऑर्डिनेट है तो स्ट्रक्चर यूनिटरी हुआ कि फेडरल हुआ, यूनिटरी। देखो लिखा है, बोथ द गवर्नमेंट्स कोऑर्डिनेट, कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट इन ईच अदर एफर्ट्स टू अचीव द आइडियल्स लेड डाउन इन द प्रीएम्बल।
तो इन 3 लाइन से क्या प्रूव हुआ? यूनिटरी है कि फेडरल है? यूनिटरी, यूनिटरी इन 3 लाइन से। ऊपर वाले पॉइंट से क्या प्रूव हुआ? फेडरल। तो नटशेल में आंसर क्या निकला? क्वाजी फेडरल। अब आपको समझ में आया? अगर कमेंट में वो एक लाइन आएगी तो आपको यहां तक लिखना है, ठीक है? अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे इन्होंने क्या दिया था, पहले फेडरलिज्म के फीचर्स दिए, फिर इंडिया को कंपेयर किया। अलग अलग जरूरत नहीं है, आप एक ही बार में लिख सकते हो कि फेडरलिज्म के फीचर्स हैं और इंडिया भी फेडरलिज्म के फीचर्स फॉलो करती है, तो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है? हमारी गवर्नमेंट ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट नहीं है, कोऑर्डिनेट है, एक दूसरे से मिलकर काम करती है। इससे ये पता चलता है कि वो क्या है? यूनिट। ठीक है, फाइन। केस का नाम क्या था? चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? कॉन्स्टिट्यूशन। और सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे थे? ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, पक्का? अच्छा, जुडिशियल व्यू, द क्वेश्चन एज टू वेदर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी with some federal feature came up in various cases before the Supreme Court and High Court. But in most cases, the observations have been made in a particular context and have to be understood accordingly. कह रहे बहुत सारी केसेस हुए जिसमें बार बार यही डिस्कस होता गया कि भाई कंट्री का स्ट्रक्चर फेडरल है कि यूनिटरी है, और हर केस को अपने हिसाब से अलग अलग डिसीजंस दिए गए. The question rests mostly on value judgment and on one's own philosophy. लेकिन हम लोगों को पता है कि अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कैसा है? क्वाजी फेडरल. अब देखिए ये बता रहे हैं पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. इसका मतलब समझिए, कह रहे हैं हमारी कंट्री फेडरल तो है, लेकिन फेडरलिज्म में भी हमारी कंट्री प्योरली फेडरल नहीं है. पेक्यूलियर फीचर्स, व्हाट डू यू मीन बाय पेक्यूलियर? यूनिक फीचर्स. ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सिर्फ इंडियन फेडरलिज्म में है, सिर्फ इंडिया में है, और वो ये प्रूव करती है कि हमारी कंट्री पूरी तरह से फेडरल नहीं है. देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफर्स फ्रॉम फेडरल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इन सर्टेन फंडामेंटल एस्पेक्ट्स व्हिच आर एज फॉलोज. कह रहे हैं हमारी बहुत सारी कंट्रीज भी फेडरल हैं, हमारी कंट्री भी फेडरल है, लेकिन हमारी कंट्री के फेडरलिज्म में डिफरेंस है एज कंपेयर टू अदर कंट्री. ठीक है, यहाँ हम लोग टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं आपको समझ में आया? हमारी कंट्री फेडरल है लेकिन पूरी तरह से फेडरल नहीं है, कुल मिला के ये टॉपिक है. ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात बता रहे हैं मोड ऑफ फॉर्मेशन. अब मोड ऑफ फॉर्मेशन समझिए, जो पूरी तरह से फेडरल कंट्रीज होती हैं उनका फॉर्मेशन क्या होता है? अंडरस्टैंड, वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं. ठीक है, बहुत ध्यान से समझना. इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं और वो स्टेट्स डिसाइड करते हैं कि हम लोग अपनी कुछ पावर्स एक सेंट्रल को भी दे देते हैं. मोड अंडरस्टैंड करिए, इंडिविजुअल स्टेट्स हैं, उन्होंने अपनी कुछ पावर सेंट्रल को दे दी. ठीक है, हमारी कंट्री में क्या होता है? एक सेंट्रल है जिसने पावर्स स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी. फर्क समझो क्या हुआ. नॉर्मली फेडरलिज्म में क्या होता है? स्टेट्स हैं, इंडिविजुअल स्टेट्स हैं, उन्होंने कहा कि भैया हम लोग अलग अलग हैं, हम अपना काम अलग अलग करेंगे, कुछ काम ऐसे हैं जो हम सेंट्रल को दिए दे रहे हैं. यानी पहले स्टेट्स बने और फिर उन स्टेट्स ने अपनी कुछ पावर्स को कॉमन करके सेंट्रल बनाए. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट होता है. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? पहले सेंट्रल है और सेंट्रल ने अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके क्या बना दिया? स्टेट्स. मोड समझ में आया क्या है? देखो एक बार पढ़ो फिर समझ में आएगा. A federal union as in the American system, American system पूरी तरह से फेडरल है, is formed by an agreement between a number of sovereign and independent states. कह रहे हैं अमेरिका में सिस्टम, अमेरिका में क्या सिस्टम है? अलग अलग स्टेट्स हैं बहुत सारे, और उन सारे अलग अलग स्टेट्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, बस कुछ पावर्स के लिए हम लोगों ने सेंट्रल अथॉरिटी बना दी. यानी पहले कौन बना? स्टेट्स, फिर कौन बना? सेंट्रल. ये अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है? अमेरिका का. सरेंडरिंग अ डिफाइंड पार्ट ऑफ देयर सोवरेनिटी और ऑटोनॉमी टू अ न्यू सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन. तो वो है इंडिपेंडेंट, लेकिन उन्होंने अपनी कुछ पावर सरेंडर कर दी एक सेंट्रल अथॉरिटी पर. बट देयर इज एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ फेडरेशन एज इन द कैनेडियन सिस्टम. आपको पता है हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता जुलता है? सबसे ज्यादा कहाँ से डिराइव्ड है? कनाडा, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता जुलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में इंडिया के लिए लिखा हुआ है, इंडिया हैड अ
thoroughly centralized unitary constitution. हमारी कंट्री बेसिकली यूनिटरी, बेसिकली सेंट्रल पावर थी, which for the first time set up a federal system as in the manner as in Canada by creation of autonomous unit. देखो यहाँ पहले सेंट्रल था, बाद में स्टेट्स क्रिएट हुए. अमेरिकन के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में क्या था, पहले स्टेट्स थे और बाद में एक सेंट्रल अथॉरिटी क्रिएट की गई. इससे ये पता चल रहा है कि हमारी कंट्री फेडरल तो है लेकिन प्योरली फेडरल नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा हमारी कंट्री कैसे फेडरल है, और अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं हमारी कंट्री कैसे प्योरली फेडरल नहीं है. प्योर फेडरल टेरिटरी में क्या होता है, पहले इंडिविजुअल स्टेट्स होते हैं और फिर वो सेंटर बनाते हैं. हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, पहले सेंट्रल है और फिर वो स्टेट्स बना रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. समझ आ गया सबको? पक्का? एनी कंफ्यूजन्स? हम लोग अभी तक एक ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मतलब एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं. क्या टॉपिक था वो? स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. कैसा स्ट्रक्चर है? क्वाजी फेडरल है कि फेडरल है? अच्छा, क्वाजी फेडरल है कि पार्शियली फेडरल है? इसमें भी कुछ बच्चों का नहीं क्वाजी ही है. क्वाजी फेडरल है, पार्शियल फेडरल है? कुछ नहीं, ये सिर्फ इसलिए पूछते हैं ताकि थोड़े बहुत जो सो गए वो जग जाएं. सिर्फ ऐसे ही पूछा. तो कुछ बच्चे बीच में ऐसे होश में थे, हाँ क्या हुआ, कुछ हुआ अचानक. हाँ, तो बीच में अच्छी खासी देखो प्रॉपर नींद आ जाती है ना, एक वॉइस पे कुछ चल रहा है, लोरी जैसा चल रहा है ना. तो अच्छा, यहाँ तो आप फिर भी ऐसे सो भी नहीं सकते. घर पे अगर होते अभी, है ना, तो अब तक तो नींद में बोल रहे होते हम, मतलब हम ही होते, ज्यूरिसी चल रहा होता, ठीक है, बस आप सो चुके होते, है ना. ऐसा होता है ना कभी, ऐसे पढ़ते पढ़ते एकदम सपने में चलने लग गया, कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर सपने में चल रहा है. अब आप जब उठे तो आप कहते हमारा तो हो गया चैप्टर कंप्लीट, है ना. तो सिर्फ इसीलिए पूछा, कोई नहीं, एक ही टॉपिक चल रहा है अभी तक, फेडरलिज्म. सेकंड देखो, पोजीशन ऑफ स्टेट्स इन अ फेडरल सिस्टम, अ नंबर ऑफ सेफगार्ड्स आर प्रोवाइडेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट राइट as they are independent before the formation of federation. In India, as the states were not previously sovereign entity, the rights were exercised mainly by union. पढ़िए अपने आप के 3 लाइन, समझिए क्या लिखा है, सारी लाइंस क्लियर है. कह रहे हैं, a number of safeguards are provided for protection of states. प्योरली फेडरल एंटिटी में, प्योरली फेडरल कंट्री में पहले स्टेट्स बने कि सेंट्रल? स्टेट्स. इसलिए उनको ज्यादा सेफगार्ड दिए गए हैं, उनको ज्यादा प्रोटेक्शन दी है. पहली लाइन देखो, इन अ फेडरल सिस्टम, बिल्कुल धीरे धीरे एक एक लाइन पढ़िए, सब समझ में आएगा. अ नंबर ऑफ सेफगार्ड आर प्रोवाइडेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स as they are independent before formation of federation. वो पहले कैसे थे? इंडिपेंडेंट थे. इंडिया में क्या है देखिए, इंडिया में सारी पावर्स किसके पास होती हैं? अच्छा एक बात बताइए, जैसे अभी आपने बताया 3 लिस्ट होती हैं, कौन कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में जो आइटम है उसमें लॉ कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. स्टेट लिस्ट में कौन बनाएगा? कॉन्करेंट में कौन बनाएगा? अच्छा, मान लो कोई ऐसा मैटर है जो तीनों में नहीं आ रहा, ना वो यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में, इस पे लॉ कौन बनाएगा? क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या पूछा? हमने आपसे ये पूछा, एक ऐसा मैटर जो ना कि यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कॉन्करेंट में, ऐसा मैटर अराइज हो गया ना, आपके हिसाब से इंडिया में इस पे लॉ कौन बनाए, सेंट्रल की स्टेट? सेंट्रल. और ये आपने सेंट्रल इसलिए बोला क्योंकि हमारी कंट्री में बेसिक अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल के पास. इससे प्रूव होता है कि हम पूरी तरह से फेडरल नहीं है. अगर हम प्योरली फेडरल होते तो ये जो रेसिड्यूरी पावर्स होती हैं, रेसिड्यूरी का मतलब समझ गए, जो ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कॉन्करेंट में, बचे हुए रेसिड्यू, ये रेसिड्यूरी पावर्स स्टेट के पास होती हैं प्योरली फेडरल इकोनॉमी में. लेकिन हमारी कंट्री में ये रेसिड्यूरी पावर स्टेट्स के पास नहीं है, किसके पास है? सेंट्रल. कुल मिला के आप ये समझिए, कोई भी नया मैटर आता है अल्टीमेटली उसमें डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल. तो देखो लिखा हुआ है, कह रहे हैं इन इंडिया as the states were not previously sovereign, कह रहे हैं स्टेट्स पहले सोवरेन नहीं थे, the rights were exercised mainly by union.
एग्जाम्पल में देखो लिखा है रेसिड्यूरी पावर, लिख लो वहां पे। रेसिड्यूरी पावर का मतलब दोज आइटम्स विच आर नॉट इन द 3 लिस्ट, दोज आइटम विच आर नॉट इन द 3 लिस्ट, यही लिख लीजिएगा, दोज आइटम्स विच आर नॉट इन द 3 लिस्ट। कौन बनाता है इस पे लॉ? सेंट्रल। डन। 2 पॉइंट्स पढ़ लिए हम लोगों ने। पहला पॉइंट कौन सा था? देखिए, मोड ऑफ फॉर्मेशन। पहले हमारी कंट्री में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पहले स्टेट्स बने कि पहले सेंट्रल बना? पहले सेंट्रल बना, फिर वो डिवाइड हुआ स्टेट्स में। जबकि प्योरली फेडरल इकोनॉमी में क्या होता है? पहले इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं और फिर वो बनाते हैं सेंट्रल को। सेकेंड, पोजिशन ऑफ द स्टेट। स्टेट को ज्यादा पावर्स कहां दी गई हैं? प्योरली फेडरल इकोनॉमी में। जबकि हमारे स्ट्रक्चर में मैक्सिमम पावर्स, रेसिड्यूरी पावर सारी की सारी किसको दी गई है? सेंट्रल को। हमारी कंट्री में डुअल सिटीजनशिप होती है कि सिंगल सिटीजनशिप? मतलब समझते हो डुअल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप? आपको पता है डुअल सिटीजनशिप का मतलब होता है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि आप एक टाइम पे 2 कंट्री के सिटीजन हो सकते हो। ये समझ में आया? एक टाइम पे 2 कंट्री के सिटीजन। अच्छा, सिटीजनशिप सुना है ना, ली जाती है जब आप कहीं बाहर जाते हो, या आप जहां बर्थ हुआ है वहां की सिटीजनशिप तो आपकी ऑटोमेटिकली है। अब अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाके सेटल होना चाहते हो तो आपको उस कंट्री की सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। सुना है ये आपने? कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहां डुअल सिटीजनशिप होती है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब लाइक यूएस एंड ऑल, वो ये कहते हैं आप एक टाइम पे 2 कंट्री के सिटीजन हो सकते हो। लेकिन हमारी कंट्री डुअल सिटीजनशिप पे बिलीव नहीं करती। हमारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सिंगल सिटीजनशिप। देखो लिखा है वहां पर, सेकंड थर्ड लाइन में बल्कि देखना, देयर इज हाउएवर सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया with no division of public services or of judiciary। कह रहे हैं हमारी कंट्री में अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है। और ऐसे सोच के देखिए, अगर स्टेट्स इंडिपेंडेंट होते तो हमारी कंट्री में एक स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है, कंट्री की सिटीजनशिप होती। आप इंडिया के बाहर जाते हैं, मान लीजिए आप इंडिया के बाहर कहीं गए, तो आप क्या बताते हो? आप यूपी से आ रहे हो। अच्छा, ये तो वैसे भी नहीं बताओगे, है ना? तो आप ये बोलते हो कि आई एम फ्रॉम इंडिया, यू टेल द नेम ऑफ योर कंट्री, राइट? क्योंकि हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप चलती है। आप सिटीजन कहाँ के हो? आप यूपी के सिटीजन हो। सिटीजनशिप जब वर्ड आता है आप क्या बोलते हो? वी आर इंडियन सिटीजन। तो ये भी स्ट्रक्चर बता रहा है कि हम लोग पूरी तरह से फेडरल नहीं है। रेसिड्यूरी पावर का पॉइंट हमने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया। हमारी कंट्री में रेसिड्यूरी पावर किसको दी गई है? यूनियन, यानी कि सेंट्रल को। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक पे जिसका केस कौन सा था? केस का नाम केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, इस केस में ये कहा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर फेडरल है, लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि हमारे कुछ फीचर्स फेडरलिज्म से मिल रहे हैं, लेकिन हम प्योरली फेडरल भी नहीं है। अल्टीमेटली हम इस डिसीजन पे पहुंचे कि हम क्या हैं? हम क्वाजी फेडरल हैं। अच्छा, कैन यू टेल मी हमारे कौन से ऐसे फीचर्स थे जो ये बता रहे थे कि हम फेडरल हैं? डुअल गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन independence of judiciary, then written constitution and rigid procedure for amendment of constitution। ये पॉइंट्स बता रहे थे कि हम फेडरल हैं। कौन से पॉइंट्स ये बता रहे हैं कि हम पूरी तरह से फेडरल नहीं हैं? मोड ऑफ फॉर्मेशन, ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, मोड ऑफ फॉर्म। अच्छा रुको, अब बताओ। ठीक, पहला अब ठीक है, मोड ऑफ फॉर्मेशन। सेकेंड, थर्ड, ठीक है, सिटीजनशिप। फोर्थ, रेसिड्यूरी पावर। आप खुश? ठीक, हाँ, हम ऐसे पूछा करिए, हम लोग तुरंत बताया करेंगे। तो बेसिकली लास्ट में देखो लिखा है, इन अदर वर्ड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ and is based upon a principle that in spite of federalism the national interest ought to be paramount। कह रहे हैं फेडरलिज्म हो या ना हो, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल इंटरेस्ट, कंट्री का इंटरेस्ट देखना, पब्लिक इंटरेस्ट देखना। ठीक है, तो ये एक फाइनल कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे कि हम लोग कैसे हैं? क्वाजी फेडरल।
क्लियर हो गया सबको? ठीक है, फाइन। अब देखो एक अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने अभी आपको बताया। फंडामेंटल राइट्स के साथ एक दूसरे कौन से होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मैंडेटरी कौन से वाले होते हैं? रिकमेंडेटरी कौन से होते हैं? अच्छा, कौन से ऐसे होते हैं जो सरकार के लिए गाइडेंस है? कौन से ऐसे हैं जो हमारे यहाँ के लोगों के अधिकार हैं? अगर हमारे फंडामेंटल अधिकार किसी ने हमसे ले लिए तो हमारे पास ऑप्शन है, हम कहां जा सकते हैं? कोर्ट। ठीक है, फाइन। और एक और चीज जो ध्यान रखना वो ये कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वी आर गोइंग टू टेक इट इन द नेक्स्ट टर्न। ओके, थैंक यू।